हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कराते हैं केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। ठीक, तो अब इसको इंग्लिश में समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा कि इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रॉन और केमिस्ट्री से केमिकल रिएक्शन से समझ लीजिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से क्या केमिकल रिएक्शन होगी, इसको जो हम डिस्कस करते हैं वो करेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप हो रही है। ठीक है, तो वो डिवाइस जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे केमिकल रिएक्शन में, उस डिवाइस को बोलते हैं हम सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब कोई भी सेल है, आपको पता है उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पे होता है ऑक्सीडेशन और एक पे होता है रिडक्शन। जिस पे ऑक्सीडेशन हुआ उसको बोला एनोड और जिस पे रिडक्शन हुआ उसको बोल दिया कैथोड। क्लियर? अब देखते हैं अब ये इलेक्ट्रोड होते क्या है एक्चुअल में। ठीक है ना, सेल तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसके बाद में पहले हम इलेक्ट्रोड पढ़ें। इलेक्ट्रोड क्या हुआ? कोई भी जब हम मेटल की रॉड को उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो दिस होल अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है, जैसे हमने जिंक की मेटल ली, उसको डिप कर दिया हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोड। ऐसे ही हम कॉपर के रॉड ले ली, उसको कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया, तो क्या कहलाएगा? ये इलेक्ट्रोड। तो देखते हैं जरा हम अगर हम जिंक मेटल को डिप करें जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो होता क्या है, यहां से जो जिंक मेटल है उसका एटम बाहर निकल के आएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यानी जिंक लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन और चेंज हो जाएगा वो जिंक +2 में। तो यहां तो रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, और यहां से जिंक आयन बाहर निकल के आएगा, तो ये क्या हो जाएगा सोल्यूशन में? पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मीनिंग क्या हुआ कि जिंक जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि एक चार्ज डिफरेंस डेवलप होगा, जिसके कारण से पोटेंशियल डिफरेंस, विभव में अंतर डेवलप हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं उसको। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं कि ये हमेशा नेगेटिव ही हो, ऐसे भी तो होता है कि जब हमने कॉपर की मेटल को इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया कॉपर सल्फेट में, तो कॉपर सल्फेट का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे कॉपर +2 आयंस होंगे। ठीक है, तो ये कॉपर +2 आयन क्या करेंगे, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में। ये अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से लेंगे? ये जो प्लस चार्ज है इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करेंगे तो मेटल में क्या होता है, ये प्लस चार्ज ले लेगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये आयन कहाँ चलेगा, यहाँ पे, तो कॉपर इधर चला जाएंगे, तो यहाँ क्या रह जाएगा, नेगेटिव। क्लियर हुआ? तो ये पॉजिटिव होता है। कहने का मीनिंग है कि या तो मेटल लूज करके इलेक्ट्रॉन कैटायन में कन्वर्ट होगी, या जो सॉल्यूशन में कैटायन है वो मेटल से इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो जाएंगे। दोनों ही केस में एक चार्ज डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, जिस कारण से एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या हुआ कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड द मेटल इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेटल को जब उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डिप करा जाता है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, उसको बोल दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? अब देखिए, अब किन किन फैक्टर्स पे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करने वाला है। जैसे नंबर 1 है नेचर ऑफ मेटल। ठीक है, कुछ मेटल ऐसे होती है जिनकी नेचर इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, कुछ को गेन करने की होती है तो वो रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा हुआ कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। आप इसको ऐसे समझिए कि शुरू में क्या था कि एक एटम बाहर निकल के आया, ठीक है, तो एक प्लस और एक माइनस, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, और आयंस बाहर निकल के आएंगे तो ज्यादा प्लस और ज्यादा माइनस हो जाएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। कहने का मीनिंग है कि अगर आयंस की कंसंट्रेशन चेंज होती जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ साथ कई बार ये सोल्यूशन है ये गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो कंसंट्रेशन साथ साथ ये उसके पार्शियल प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट देखिए, टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन। हम जानते हैं कि टेम्परेचर रेज करेगा तो आयनाइजेशन, ये जो हमने इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर डिसॉल्व करा उसका आयनाइजेशन ज़्यादा होगा, आयनाइजेशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा आयंस होंगे, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रोपोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा।
तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिन पे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। अब होता क्या है, जैसे हम किसी भी सिटी की जो हाइट लेते हैं, अगर बहुत ऊंचाई पे हो तो हम लेते हैं फ्रॉम सी लेवल। सी लेवल से क्यों? क्योंकि सी लेवल फिक्स होता है, वो वेरी नहीं करता। तो ऐसे ही अगर मेरे को किसी एक इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी को दूसरे से कंपेयर करना है तो किसी एक को तो फिक्स करना पड़ेगा। तो क्या करा हमने, ये जो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स कर लें। फिक्स कैसे कर लें? जिन फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उनको फिक्स कर दें। कौन सा? नेचर ऑफ मेटल, तो वो तो मेटल तो फिक्स ही कर देंगे। दूसरा क्या है? मेन कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो अगर मैं कंसंट्रेशन मान दूं 1 मोलर, प्रेशर मान दिया 1 एटमॉस्फेयर, और जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। कई बार हमारे एक मिसकंसेप्शन रहता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 है। वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं है, इट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर? परमताप कहते हैं हिंदी में इसको। तो अगर मैं ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करूं 1 मोलर सॉल्यूशन में, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और 298 केल्विन टेम्परेचर पर, तो जो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? अब क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 टाइप का हो गया। हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और वो हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दिखाते हैं ई से और स्टैंडर्ड को दिखाते हैं ई नॉट से। ई जीरो या ई नॉट कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर मुझे ऑक्सीडेशन दिखाना है, जैसे यहाँ पे जिंक से क्या हुआ Zn+2, तो इन जनरल मैं मेटल लूंगा M, तो M से M+N, और अगर स्टैंडर्ड है तो E0 M से M+N। ठीक है? इसका ऑपोजिट अगर मेरे को रिडक्शन लेना है तो रिडक्शन में क्या होता है? कैटायन से न्यूट्रल हो रहा है, तो क्या जाएगा, मैं उसको ऑपोजिट लिख दूंगा E M+N से M, और जो स्टैंडर्ड है E0 M+N से M लिख दूंगा। क्लियर हो गया? तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक खास बात और, जैसे अगर मैंने किसी से पूछा भाई जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो 2 बंदे से पूछा, एक ने बताया +2 और दूसरे ने बता दिया -2। तो अब क्या गलत है? कोई गलत है? नहीं, दोनों ही अपनी जगह सही हैं। एक ने अगर बताया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो दूसरे ने बताया है रिडक्शन पोटेंशियल। इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी पर्टिकुलर मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x है, तो उस ही मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल -x होगा। यानी कि एक पर्टिकुलर मेटल के लिए, धातु के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो नेगेटिव, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, यानी कि केवल साइन ही चेंज होगा, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम जाएगी। इसीलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर हो गया है ना? एक प्लस और दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये तो क्या हुआ हमारा, अभी हमने आपको आइडिया था किसका? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, स्टैंडर्ड का और नॉर्मल वाला। ठीक है? अब देखिए इसके बाद एक चीज आती है सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड, इसको मैं लिख रहा हूं आपको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको बोल देते हैं SHE, शीट। ठीक है? अब ये क्या हुआ, जैसे हमें कोई भी इलेक्ट्रोड बनाना होता है तो हमको पहले उस मेटल की, जिसका भी इलेक्ट्रोड बनाना है, उस मेटल की रॉड लेनी पड़ती है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है तो हाइड्रोजन मेटल तो है नहीं, इट इज नॉट अ मेटल, तो इसको कैसे बनाए? तो उसके लिए एक अरेंजमेंट करा हमने, यहाँ पर एक ट्यूब ली, ठीक है? अब क्योंकि इलेक्ट्रोड बनाने के लिए मेटल को उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डिप करना होता है, तो हमने क्या करा, आयंस का सॉल्यूशन किसका लेना पड़ेगा? हाइड्रोजन का बनाना है, तो हमने हाइड्रोजन आयन का सॉल्यूशन लिया। यहां हमने भर दिया 1 मोलर HCl, क्योंकि स्टैंडर्ड चाहिए तो 1m हो गया, और जो HCl है इससे हमको हाइड्रोजन आयन मिल जाएंगे। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो हमने यहां से
हाइड्रोजन गैस पास कर दी एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि स्टैंडर्ड लेना है। अब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कैसे होगा, लॉस या गेन, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल तो है नहीं। तो उसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पर एक इसके अंदर प्लेटिनम वायर फ्यूज कर दिया। क्या किए, यहाँ पर फ्यूज कर दिया प्लेटिनम वायर, और यहाँ पे हमने प्लेटिनम फॉइल लगा दी, जिसको कोट कर दिया प्लेटिनम ब्लैक से। क्या है ये, प्लेटिनम फॉइल, इसकी ऊपर परच आदि कोट कर दिया है, कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। बात आई कि अब ये प्लेटिनम क्यों लिया हमने, कोई और मेटल क्यों ले ली, क्योंकि प्लेटिनम एक ऐसी मेटल है जो ना इलेक्ट्रॉन लूज करे ना कोई इलेक्ट्रॉन गेन करे, यानी ये अपना पोटेंशियल डेवलप नहीं करती, नल इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसको। तो हमने यहाँ ये कर दिया, और ये प्लेटिनम वायर है। अब क्योंकि सारी कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड है, टेम्परेचर भी हमने 298 केल्विन रखा है, सोल्यूशन 1 MnCl है, और 1 एटमॉस्फेरिक पे हमने प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस पास करी है। तो दिस होल अरेंजमेंट इज कॉल्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो भी स्टैंडर्ड वाला। क्लियर है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको डेप्थ में तो आगे पढ़ेंगे। अभी ये माना गया कि जो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। एक बात और, क्योंकि हमें ये कंफ्यूजन रहता है कि जो पोटेंशियल बोला वो रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो इसके लिए एक IUPAC सिस्टम बोल दिया गया कि जो अगर कोई भी पोटेंशियल लेंगे वो हम लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर आपको सिंपली बोला जाता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट मींस कि वो क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमने 0 मान लिया है, स्टैंडर्ड। तो चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इट इज 0। ये अपनी तरफ से आर्बिट्रेरली मान लिया गया है। तो ये पूरा सेटअप क्या कहलाया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसको हम एनोड की तरह भी यूज कर सकते हैं और कैथोड की तरह भी, वो कैसे बाद में देखेंगे। क्लियर हुआ तक। अब इसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये CBSE बोर्ड और UP बोर्ड दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, वरना मेरे को 2 वीडियोस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या आ रहा है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। समझते हैं, हमने अब एक ऐसी सीरीज बनाई जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव। यानी द सीरीज क्या हो गया कि द सीरीज इन विच, जिसमें in which elements are arranged in increasing order, बढ़ते हुए क्रम में, in increasing order of standard reduction potential, इसी को बोलेंगे क्या हम, is called इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोकाइनेटिक सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसके बेनिफिट क्या हुए, ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ। पहले ये सीरीज है क्या, वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन मैं आपको इसमें मेन एलिमेंट्स बता दे रहा हूँ। मेन एलिमेंट्स क्या, जैसे ये है लिथियम, पोटेशियम, एक मिनट, देख ये मेन एलिमेंट्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर को ये इतने सारे याद कैसे हो गए, तो एक सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है, जैसे हम आप लोग व्हाट्सएप पे कोई भी चीज टाइप करते हैं तो
मैटर हिंदी का होता है लेकिन टाइप इंग्लिश में करते हैं। कैसे? जैसे ये ली है तो हमने इसको बोल दिया ली, क, ये बा, सर, का, ना। ठीक है, फिर ये हो जाएगा मग, ये एल तो अल, एम एन मन, ये हो गया जन। क्लियर? तो अब करना क्या है, पहले देखो बताता हूं मैं आपको, ये लेता हूं, ये हो जाएगा कर, फी, कड, ये कोबाल्ट है, को, नी, सन, PbS2 ऐसे ही। ये क्या है, देखिए ये कॉपर है, ये मर्क्यूरी है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड। चीफ मिनिस्टर सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, अब देखो कैसे याद करना है, कहाँ से ना, तो ये पहले 4 एक साथ लेंगे, 2 एक साथ, बताता हूँ भाई, ये एक साथ, फिर ये इधर, ये ऐसे एक। अब देखिए कैसे पढ़ेंगे, 4 लिक बासर, काना, मग अल मंजन, कर फी कड, कोनी सन। ठीक है, और ये PbS2 ऐसे याद कर लेंगे, ये बताइए आपको, चीफ मिनिस्टर सिक्योरिटी गार्ड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक, तो ये एक ट्रिक याद करने की, इससे क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमको एटलीस्ट ये मालूम हो चाहिए कि कौन सा एलिमेंट ऊपर है, कौन सा नीचे है। और एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 मान लिया है। अब ये ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहा है, तो नीचे तो प्लस होगा लेकिन ऊपर क्या जाएगा, 0 से कम माइनस। समझ में आया कि हाइड्रोजन का 0 है और सीरीज में ऊपर से नीचे जाने पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ रहे हैं, तो 0 से ज्यादा तो प्लस होगा लेकिन 0 से कम क्या होगा, माइनस। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले सारे एलिमेंट नेगेटिव और उससे नीचे वाले क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले होंगे। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पहले इसके एप्लीकेशंस क्या होगा। एक तो ये, इसके अगर मैं प्रॉपर्टी देखूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो क्या हुआ, इसमें इसको अरेंज किया गया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बढ़ते हुए रिडक्शन पोटेंशियल के क्रम में। दूसरी बात, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 0 है, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट है उनका नेगेटिव है, और जो नीचे है उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर? अब देखते हैं जरा इसके एप्लीकेशन, इसके प्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सबसे पहला एप्लीकेशन, ठीक है, इन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, मेटल के रिएक्टिविटी का ऑर्डर, कि कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। मेटल्स क्या होती हैं, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, यानी कि M-1 इलेक्ट्रॉन 2 भी कर सकता है, और ये बन गया M+, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मीनिंग है कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो इसका ऑपोजिट, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अगर ये प्लस है तो ये माइनस होता है। क्या बताया कि मेटल्स वो होती हैं जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है। इलेक्ट्रॉन लूज करना मीनिंग ऑक्सीडेशन, मीनिंग इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल कम, रिएक्टिविटी ज्यादा। तो जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब ऊपर से नीचे जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो रिएक्टिविटी भी बढ़ रही है। क्लियर हो गया, ये बढ़ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है, उल्टा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ऊपर से नीचे जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो जो मेटल ऊपर है इट इज मोर रिएक्टिव देन द अदर मेटल। क्लियर हुआ? तो अब देखते हैं जरा इस पे क्वेश्चन क्या आते हैं, कि आपको 3 मेटल दी, A इज इक्वल्स टू -0.10 वोल्ट, B इज इक्वल्स टू -0.20 वोल्ट एंड C इज इक्वल्स टू 0.20 वोल्ट। तो इनको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के बढ़ते हुए क्रम में। तो रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होती है जिसका की रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। तो हमें सबसे पहले वो एलिमेंट रखना है जिसकी रिएक्टिविटी कम है, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसका है, C का। उससे कम किसका है,
अब ये -2 कम है कि माइनस ये कम है, तो माइनस नेगेटिव में जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है, तो ये ज़्यादा छोटा है और ये कम छोटा है, तो पहले कौन आएगा ए और उसके बाद बी आ जाएगा, तो ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। क्लियर हुआ? यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल कम, रिएक्टिविटी ज्यादा। तो एक तो हो गया इन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। दूसरा क्या होता है, इसी के बेस पे आता है, जैसे जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट। मैंने क्या लिया, कॉपर सल्फेट आप जानते हैं ब्लू कलर का होता है सोल्यूशन इसका, इसमें मैंने जिंक की रॉड डाल दी, तो देखते हैं कुछ टाइम बाद ब्लू कलर गायब हो जाता है, थोड़ा हल्का हो जाता है। लेकिन अगर मैं कॉपर की रॉड को जिंक सल्फेट में डालूं, जिंक सल्फेट ग्रीनिश सा होता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहां तो रिएक्शन हो गई और यहां रिएक्शन नहीं हुई, मींस जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो वी गेट ZnSO4 और क्या आ गया कॉपर, और यहां क्या हुआ नो रिएक्शन, यानी कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाया। तो ये भी पता चलता है, एक सिंपल सा फंडा है कि मोर रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। एक सिंपल सा फंडा है, माना आप किसी बस में जाना है आपको, आज जब बस में गए तो पूरी बस खचाखच भरी हुई थी, तो आपकी निगाह कहाँ जाएगी, आप बैठे ना तो आपको है, तो आप पहले सॉफ्ट टारगेट देखेंगे, पहले देखेंगे कहीं पे छोटा बच्चा तो नहीं बैठा हुआ, तो जहाँ छोटा बच्चा बैठा तो आप उसको उठा देंगे। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप अपने से पावरफुल को उठा देंगे? नहीं। तो वही है कि सिंपली मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव कौन है, जिसका कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है। कम कौन है, जो ऊपर है। इसका मीनिंग क्या होगा, जो ऊपर आने वाली मेटल्स हैं वो नीचे वाली मेटल्स को उनके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से विस्थापित कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। तो अब हमें या तो सीरीज याद हो, एक क्वेश्चन ये होता है कि आपको ये देगा सीरीज याद है, तो आप क्या कर देंगे, जिंक कॉपर से ऊपर है इसलिए जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन कॉपर नीचे है जिंक से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। या फिर आपको वो इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देगा, उसको देख के पता कर लेंगे। तो इस पे क्वेश्चन ये भी बनता है। पहला क्वेश्चन तो ये कि जिंक तो डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर डिस्प्लेस नहीं करता, क्यों, वो आ गया। या फिर ये कि हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक में स्टोर नहीं कर सकते, जिंक के वेसल में, बर्तन में, लेकिन जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को कॉपर के वेसल में स्टोर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा तो इसलिए ये रिएक्ट कर जाएगा, तो यहाँ स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन इसको स्टोर कर सकते हैं। क्लियर, ये इसका एप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट आता है, और समझिए जरा कि अगर ये आप देखिए कि इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के विस्थापन में कहां से, फ्रॉम हाइड्रा एसिड, हाइड्रा अम्लों में से। हाइड्रा एसिड क्या होते हैं, जैसे HCl हाइड्रोजन है ना, H2SO4, जिनमें भी हाइड्रोजन होती है वो हाइड्रा एसिड कहलाते हैं। समझिए जरा, जैसे मैंने जिंक को डाला H2SO4 में, तो ये ZnSO4 बना देगा, लेकिन कॉपर को डालूंगा H2SO4 में तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। यानी क्या हुआ, हमको दिख रहा है कि जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर नहीं कर पाया। तो यहाँ भी वही है कि अगर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल डालेंगे तो वो उसको डिस्प्लेस कर जाएगी। हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगी, जो हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है ना। तो जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है और कॉपर नीचे है, इसीलिए जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर नहीं कर पाता। इसमें एक और, हाइड्रोजन से ऊपर जो होते हैं उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जितने भी मेटल जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है वो तो डिस्प्लेस कर पाएंगे, बाकी डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। नीचे जनरली वही है, कौन से हैं, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, चीफ मिनिस्टर, सिक्योरिटी गार्ड, ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, बाकी सब डिस्प्लेस कर देंगे। क्लियर हुआ। एक और इसका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीकारक क्षमता और अपचायक क्षमता। तो मैं पहले आपको एक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा था वो है रिड्यूसिंग पावर, अपचायक क्षमता, अपचयन करने की क्षमता। सिंपल सी बात है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे को तो रिड्यूस करते हैं और खुद जिनका ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक वो हुए जो दूसरे को तो रिड्यूस करते हैं, रिड्यूसेस अदर्स, और अपने आप ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, तो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, इसका मीनिंग जो जितनी जल्दी से ऑक्सीडाइज होगा
वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब ऑक्सीडाइज कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। इसका मीनिंग जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक ट्रिक निकल आई, जिस टाइप का एजेंट उस टाइप का पोटेंशियल कम होगा। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। अब देखिए ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। और हमें पता है कि हमें अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तभी रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, लेकिन ये तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, इसीलिए ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग पावर कम होती जाएगी। तो जो सब पे टॉप पे रखा है, सब पे टॉप कौन है? जनरली एल्कली मेटल, जैसे लिथियम है, सोडियम है। तो इसीलिए जितनी भी एल्कली मेटल्स होती हैं दे आर द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुआ? उनको क्या बोलते हैं हम? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट।